कि मैनिफेस्टेशन है क्या। जो मेरी एनर्जी है, जो मेरी फ्रीक्वेंसी है, वो ही मैं अट्रैक्ट करूंगा। काफ़ी टाइम ऐसा होता है ना सर कि लोग मैनिफेस्ट तो करते हैं लेकिन ना उसको फील नहीं कर पाते। आप आलिया भट्ट के इंटरव्यूज देखो, आप रणवीर सिंह के देखो, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, ये सभी लोग कहते हैं कि हम लोग ये विजुअलाइज करते थे। तो अगर हम एक अच्छा रिलेशन मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। तो देखिए, भगवान के कुछ रूल्स हैं इस दुनिया में। पहली बात तो अगर मेरी फ्रीक्वेंसी उनकी फ्रीक्वेंसी नहीं मिली तो ये अट्रैक्शन होगा ही नहीं। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए मैनिफेस्टेशन में। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है मैनिफेस्टेशन की। मैनिफेस्टेशन इज अ क्या हमारा सराउंडिंग और जो हमारी अपब्रिंगिंग है वो हमारी फ्रीक्वेंसी पे इफेक्ट डालती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, हर चीज एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है। तो आने वाले जो पेरेंट्स हैं या जो अभी पेरेंट्स हैं आप उनको क्या सलाह देते हैं। महाराणा प्रताप, महाराज शिवाजी, पन्ना धाय, झांसी की रानी, तात्या टोपे, इतने सारे पावरफुल जी। लोग हुए। उनकी कहानियां अगर एक बच्चे को बचपन में सुनने को मिली ना तो वो शेर बन जाएगा। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू सोच मैटर्स। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप खुद से बात कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये किसी को नहीं पता, तो आप गलत हैं। आप कोई बात जो खुद के साथ कर रहे हैं या अकेले में कर रहे हैं और आपको लगता है आपको कोई सुन नहीं रहा, तो आप गलत हैं। क्योंकि जाने अनजाने कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको सुन रहा है और आपकी कही हुई हर एक बात को सोचकर समझकर पूरी भी कर रहा है। तो ये लाइफ का एक फंडामेंटल है कि जो आप सोचते हो वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो रहा होता है। जैसा कि आप जानते हैं साल 2026 आने वाला है। कैसे आप अपने एक विजन बोर्ड को रेडी कर सकते हैं और वो क्या टेक्निक्स है जिससे आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो सकती हैं। आप अपने ड्रीम और डिज़ायर को 100% फुलफिल कर सकते हैं। ऐसी ही टेक्निक्स के ऊपर आज बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं मिस्टर भूपेंद्र सिंह राठौर, जिनको आप कोच बीएसआर के नाम से भी जानते हैं। वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ट्रेनर हैं और अपनी आज तक की ज़िंदगी में उन्होंने लाखों लोगों को कहीं ना कहीं टेक्निक ऑफ मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिखाया है। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज की स्पेशल गेस्ट मिस्टर भूपेंद्र राठौर जी का, ओनली ऑन सोच मैटर्स विद मी पूनम रावत। भूपेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सोच मैटर्स पर। थैंक यू सो मच पूनम जी, रियली अप्रिशिएट कि आपने इनवाइट किया एंड सोच रियली मैटर्स। जी एग्जैक्टली। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि आपकी जो जर्नी है एज अ ट्रेनर वो आपने कैसे डिसाइड करी। मैंने ये सुना था ना कि सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, तो जब मैं पुणे गया था तो आई वाज इनटू आईटी फील्ड और एक ऐसे ही मेरा बर्थडे था 2007 में, और उस दिन मैंने कहा कुछ अलग करते हैं, लेकिन क्या अलग करें कुछ पता नहीं था। तो एक ऐसे ही सेमिनार का पता चला एंड 250 रुपीज़ उसका फ़ीस था, एंट्री फीस था, और मेरा बर्थडे गिफ्ट मैंने कहा लेट मी जस्ट गिव माई सेल्फ समथिंग डिफरेंट। मैं उस सेमिनार में जाके बैठा और मेरी सोच रियली बदली। एंड उस सेमिनार में मुझे पहली बार, पहले तो ये था ना कि जॉब करना है, ये करना है, उस सेमिनार में पहली बार समझ में आया कि यू कैन बिकम व्हाट यू वांट टू बिकम। आप जो चाहे वो बन सकते हैं। आप इस दुनिया में जीतने के लिए पैदा हुए हैं, आप कुछ नया करने के लिए पैदा हुए हैं। यू आर नॉट बॉर्न टू लूज, यू आर बॉर्न टू विन। उस प्रोग्राम का नाम ही बॉर्न टू विन था। 2.5 घंटे जब वो टॉक मैंने सुनी, आई फेल्ट समथिंग डिफरेंट। मैंने कहा अब क्या करें। मतलब बस उस 2.5 घंटे के बाद कुछ समझ नहीं आया कि क्या करना है। बस इतना पता लग गया कि वो जो इंसान बात कर रहे थे उनके साथ खड़े हो जाना, उनके साथ जुड़ जाना है। फिर उनका एक दूसरा प्रोग्राम हुआ पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, आई सेड आई वांट टू ज्वाइन। उनका एक मेमोरी के ऊपर प्रोग्राम हुआ, आई सेड आई वांट टू ज्वाइन। अब नौकरी से जितने भी पैसे हो पाते थे, 7,000 का प्रोग्राम होता था, कोई 2,500 का प्रोग्राम होता था, वो धीरे धीरे करके 5-6 प्रोग्राम मैंने ज्वाइन किए और 1-2 साल में लगा रहा। बस वो वहाँ से ना कहते हैं कि एक छोटी सी स्पार्क से सोच बदलती गई, बदलती गई, बदलती गई, बदलती गई। एंड देन एक दिन मुझे लगा कि आई कैन रियली स्पीक, मैं भी स्टेज से बात कर सकता हूँ। मैंने 2,000 लोगों के सामने अपने टीचर को इंट्रोड्यूस किया, तो आई फेल्ट रियली रियली गुड। एंड कई लोगों ने आके मुझे बधाई दी, अरे तू 2,000 लोगों के सामने बात कर लिया, ओहो यू आर वेरी गुड। एंड बस मैं एज अ हॉबी बात करने लगा फिर लोगों से। मैं स्कूल्स में जाने लगा, कभी कॉलेज में, कभी हॉस्टल्स में, कहीं 2 लोगों के साथ, कभी 1 लोगों के साथ, किसी को एज अ हॉबी कुछ बताने लगा।
एंड एक बार ऐसा हुआ कि एक हॉस्टल में गया मैं एज ए हॉबी, एंड वहाँ पे एक बच्ची आई और उसने कहा कि सर मुझे आप पर्सनलाइज्ड कोचिंग दे सकते हैं, मेरी इंग्लिश और पर्सनालिटी वीक है। तो मैंने उन्हें 2-3 सेशन ऐसे ही दिए होंगे, एंड उन्होंने मुझसे पूछा कि कितने पैसे लोगे सर आप। मैंने कहा आई डोंट नो, मैं तो इसके लिए कुछ भी चार्ज नहीं करता, आप मैं तो ऐसे ही एज ए हॉबी कर रहा हूँ, सो यू कैन जस्ट चूज़ टू पे वॉट एवर यू वॉन्ट टू पे। उन्होंने कहा कि ठीक है। पूरा मेरा 10 सेशन हुए और 10 सेशन के बाद उन्होंने एक एनवलप दिया, और उस एनवलप को जब मैंने खोला उसमें 10,000 रुपये थे। ओह वाओ। मेरे लिए इट वाज अ गेम चेंजर, क्योंकि उस मोमेंट में मैंने रियलाइज़ किया कि मैं पूरे महीने जॉब करता हूँ, हर रोज़ 10 घंटे काम करता हूँ, तब जाके महीने के एंड में मुझे 30,000 मिलते हैं, और यहाँ मुझे 1-1 घंटे की 10 कोचिंग सेशन करने के मुझे 10,000 रुपये मिल गए। एंड इवन सेंटेंस ये था कि सर मेरी ज़िंदगी में इतना प्रभाव आया है कि अगर मेरे पास 50,000 होते तो मैं दे देती, बट आई एम अ स्टूडेंट, आई कांट अफोर्ड मोर देन दिस। तो मुझे ऐसा लगा कि एज ए हॉबी भी ये काम किया जा सकता है और एज ए बिज़नेस भी ये काम किया जा सकता है। फिर मुझे हिम्मत मिली जॉब छोड़ने की। पहले मैंने जॉब के साथ साथ 1 साल किया, फिर मैंने जॉब छोड़ी 2010 में, एंड आफ्टर दैट आई नेवर लुक्ड बैक। आई एम अ ट्रेनर फुल टाइम जी, सिंस 2010। कह सकते हैं कि आपने अपने वर्क को मैनिफेस्ट किया, आपने Absolutely. अपनी हॉबी को बिजनेस में कन्वर्ट किया। जी, आज के टाइम पे एक तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन है क्या, क्योंकि सबकी नज़रिए में ना मैनिफेस्टेशन बहुत अलग है। करेक्ट। तो आपके हिसाब से मैनिफेस्टेशन क्या है? पहले मैं आपसे पूछता हूँ, आपके हिसाब से क्या है? मेरे हिसाब से मैनिफेस्टेशन इज़ जस्ट लाइक अ पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। मतलब अगर इफ़ यू आर थिंक कि पॉजिटिव आप सोचते हैं और आप सोचते हैं कि आप ये कर सकते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली डू इट, ऐसा मेरे को लगता है। तो यहाँ पे मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बस यहाँ पे इतना सा है कि देखिए मेरे पास जो मैं हूँ मुझे वो मिलता है, ये मैनिफेस्टेशन है, समझिए। जैसे कि अगर मेरी स्किल है एज ए ड्राइवर तो मुझे ड्राइवर की जॉब मिलेगी, और मेरी स्किल है अगर एज ए कंप्यूटर इंजीनियर तो मुझे कंप्यूटर इंजीनियर की जॉब मिलेगी। जो मैं हूँ उसके हिसाब से मुझे दुनिया देगी, ना कि जो मैं चाहूँगा उसके हिसाब से। तो लोगों की सोच थोड़ी सी मैनिफेस्टेशन के फील्ड में थोड़ी सी गलत है कि नहीं नहीं मैं जो भी चाहूँगा वो मिलेगा, मैं जो चाह के जिसको विजुअलाइज कर जाऊँगा वो मिल जाएगा। नहीं, जो आप एक्चुअल में हो, एट द इनर लेवल, एट द कोर लेवल, एट द फीलिंग लेवल, एट द इमोशन लेवल, आपके ब्रेन प्रोग्रामिंग के लेवल पे, आपके रियल कैरेक्टर, रियल बिलीफ सिस्टम के लेवल पे आप जो हो, आपको सिर्फ वो ही मिलेगा। इन अ वे अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो जो मेरी एनर्जी है, जो मेरी फ्रीक्वेंसी है, वो ही मैं अट्रैक्ट करूँगा। जैसे कि रेडियो के अंदर आप उसको ट्यून करते हैं, और अगर आपने उसको 98.3 पे ट्यून किया तो 98.3 का सॉन्ग बजा। वैसे ही आप और मैं अपनी ज़िंदगी में कंटिन्यूअसली अपने आप को ट्यून कर रहे हैं, नोइंगली और अननोइंगली। करेक्ट। एंड नोइंगली और अननोइंगली जिस भी चीज़ के लिए हम ट्यून कर रहे हैं वही चीज़ हमारी ज़िंदगी में आ रही है। इसका मतलब क्या है? वो ट्यूनिंग कहाँ हो रही है? मेरे पास हो रही है, मेरे ब्रेन में हो रही है, मेरी एनर्जी लेवल में हो रही है। अगर उसका कोई भी रिजल्ट आ रहा है तो दैट रिजल्ट इज़ माई रिजल्ट। ठीक है, वो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उसके लिए। इस समय आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन अभी की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से नहीं, पहले की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। सो मैनिफेस्टेशन को एक लाइन में ये समझ लीजिए कि यू आर एन एनर्जी, आपकी एक फ्रीक्वेंसी है, और उस फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी ही आप मार्केट से अट्रैक्ट कर रहे हो, या मार्केट यानी यूनिवर्स से आप अट्रैक्ट कर रहे हो। सो इफ़ माई फ्रीक्वेंसी इज़ 100, आई विल गेट ऑल द थिंग्स विच आर 100 फ्रीक्वेंसी। उसी लेवल के दोस्त आएंगे, उसी लेवल का पैसा आएगा, उसी लेवल के रिलेशन आएंगे, उसी लेवल की शांति आएगी। दैट्स इट। बहुत अच्छी बात आपने बोली। आपने बिलीफ सिस्टम की भी यहाँ पे बात करी है ना, और शायद जो आज अभी हमारी इस वक्त फ्रिक्वेंसी है वो हमारा फ्यूचर होने वाली है। True. है ना, तो अगर हम 100% फ्रिक्वेंसी में हैं तो 100% रिजल्ट भी हमें आएगा। मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है, क्या फ्रिक्वेंसी हमें बनानी पड़ती है, मैच करनी पड़ती है? जैसे आपने अपनी ट्रेनिंग का बताया, तो आप किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में गए, आपने खुद को वहाँ के लिए पुश किया, आप कंटिन्यूअसली वहाँ पे जाके सेशन अटेंड करने लगे, तो आपको एक विज़न आया। क्या हमारा सराउंडिंग और जो हमारी अपब्रिंगिंग है वो हमारी फ्रिक्वेंसी पे इफ़ेक्ट डालती है? 100%। हर चीज़ आपकी फ्रीक्वेंसी को इम्पैक्ट करती है। आप कौन सी मूवी देख रहे हो, आप इस समय कहाँ खाना खा रहे हो, कौन सा खाना खा रहे हो, आप मांस खा रहे हो तो लो फ्रीक्वेंसी है, आप नॉनवेज सात्विक फूड खा रहे हो थोड़ा हाई फ्रीक्वेंसी फूड है।
ओके अब यहाँ पे प्लीज नो ऑफेंस, जो भी मांस खाने वाले हैं प्लीज डू नॉट टेक इट अदरवाइज, बट यस जी। वहाँ पे एक वाइब्रेशन है किसी के तड़पने की, किसी के चिल्लाने की, किसी के रोने की, किसी के बहुत ज़्यादा सताए जाने की वाइब्रेशन है। वो वाइब्रेशन अच्छी वाइब्रेशन हो ही नहीं सकती, वो लो वाइब्रेशन ही है। इसीलिए हमारे आप देखिए एंशिएंट टाइम से क्या है, गर्भ संस्कार की बातें हो रही है कि यार अभी बिल्कुल। बच्चा पैदा भी नहीं हुआ लेकिन गर्भ संस्कार दो। क्यों? क्योंकि उस बच्चे पे पैदा होने के पहले भी जो एनवायरनमेंट है, जो उसने शायद देखा तो नहीं है लेकिन सुना है, एक्सपीरियंस कर रहा है, महसूस कर रहा है माँ के थ्रू, माँ के इमोशंस के थ्रू, वो भी मैटर करता है। सो अगर आपको सच में बहुत ही अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करनी है तो मैं लोगों को 6-7 सलाह देता हूँ। हो सकता है इस समय आपका घर गलत जगह पे हो या आसपास की लोकेलिटी आपको बहुत ही एवरेज दिखाई दे, आँख खोलते ही आपको हो सकता है रोड साफ ना दिखाई दे या सब कुछ एवरेज दिखाई दे। जी। तो मैं लोगों को ये बताता हूँ, ऑलवेज विजिट बेटर प्लेसेस। जैसी लाइफ आपको अट्रैक्ट करनी है वैसे प्लेसेस को विजिट करना शुरू कर दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट ए 5 स्टार लाइफ तो आप 5 स्टार होटल्स को, 5 स्टार सोसाइटीज़ को, 5 स्टार प्लेसेस को विजिट करना शुरू कर दो। अगर आपको बहुत अच्छी कारें चाहिए तो ऐसे शोरूम विजिट करना शुरू कर दो जिनमें बहुत अच्छी कारें हैं, उनमें बैठ के उनका आनंद लो, फील दैट। अपनी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं, धीरे धीरे करें। देखिए लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ऐसे समझते हैं कि मैं बैठूंगा कुछ तो लिखूंगा और वो आ जाएगा। उससे होता है, ऐसी बात नहीं है कि लिखने से नहीं आता, लेकिन लिखना इज ओनली 5%। 95% इज ओवरऑल एनवायरनमेंट। जो 24 घंटे मेरे आसपास की जर्नी है, इस समय मैं पूजा जी से तो बात कर रहा हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये कार में बैठते ही मैं 4 गालियाँ दूँ किसी को, या फिर मैं घर जाते ही ना बिल्कुल नेगेटिव होकर डिप्रेस होकर पड़ जाऊँ, या बैठ के रात को दारू पीऊँ, मांस खाऊँ और सो जाऊँ अपना टाइम वेस्ट करके, तो हो ही नहीं सकता कि मैं अपनी एक ज़बरदस्त ज़िंदगी बना पाऊँ। बिकॉज मैंने यहाँ पे 5 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा अच्छी बात करने से होने क्या वाला है? 23 आवर्स में क्या कर रहा हूँ वो भी तो इम्पैक्ट है। सो आई थिंक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, हर चीज़ एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है, एवरी सिंगल थिंग। अभी जब आप बात कर रहे हैं ना, मेरे माइंड में बहुत गहरी थॉट आ रही है जी। कि जो आजकल के पेरेंट्स हैं उनको कैसे अपने बच्चों को गाइड करना चाहिए, क्योंकि ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मार्केट में बहुत ज़्यादा है। ट्रू। अगर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, किस इन्फॉर्मेशन को हमें लेना है और किस इन्फॉर्मेशन को हमें छोड़ना है। तो आने वाले जो पेरेंट्स हैं या जो अभी पेरेंट्स हैं, आप उनको क्या सलाह देते हैं? हर एक पेरेंट को समझना पड़ेगा कि बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं। अगर उन्हें कोई भी चीज़, जैसे एक छोटा बच्चा है और उसको हाथ में तलवार आ गई, वो क्या जाने, वो तो काट लेगा। उसको छुरी हो गई तो काट लेगा, उसे 2-धारी छुरी मिल गई तो दोनों तरफ से काट लेगा। तो ऐसे ही बहुत छोटी उम्र में सोशल मीडिया या बहुत छोटी उम्र में मार धाड़ वाली मूवीज़, इन सभी का एक्सपोजर आज चाह के रोक तो नहीं पा रहे हैं पेरेंट्स, लेकिन पहली बात तो रिड्यूस तो करना चाहिए। एंड पेरेंट्स को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। जो हमारे पुराने पेरेंट्स थे ना, वैसा ही थोड़ा बनना पड़ेगा कि कभी हमारी हिम्मत नहीं होती थी हमारे पापा के सामने बोल दें, पापा ने एक बार मना कर दिया कि वो काम नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, फिर हम रोएं, चिल्लाएं, कुछ भी करें। आजकल के पेरेंट्स बस थोड़ा सा, बच्चा रोया नहीं, अरे 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 बच्चा रो गया, अरे चलो दे दो ना यार इसको, दोनों में से एक पेरेंट तुरंत बोलेगा। नाउ इसके कारण हम कहते हैं कि ओवर पैम्परिंग हमारे बच्चों की हो रही है, ओवर लव, ओवर केयर। मैं थोड़े दिन पहले जापान गया और मैं देख रहा था कि 4 साल 5 साल तो नहीं, 6-8 साल के बच्चे अकेले मेट्रो में ट्रैवल करके स्कूल जा रहे हैं। ओके, कोई पेरेंट नहीं साथ में, कोई टीचर नहीं साथ में, किसी तरह का कोई और सिक्योरिटी नहीं साथ में, एंड ऐसा भी नहीं कि 4 बच्चे और साथ में जा रहे हैं। अकेला बच्चा चढ़ रहा है ट्रेन में और अपने मेट्रो में जा रहा है घर या स्कूल जा रहा है। हमारे यहाँ पे अरे 8 साल का भी बच्चा है, जा भी सकता है, भले घर से 4 कदम दूरी स्कूल के नाम, मम्मी या पापा या दादा या दादी कोई तो छोड़ के आएगा। खैर हमारे यहाँ सुरक्षा एक कंसर्न हो सकती है जिसके कारण जाएंगे, लेकिन हो क्या रहा है, ये भी हो सकता है कि मम्मी घर के बाहर खड़ी रहे और बेटे को बोले अकेले चल के जा। ऑलराइट, बच्चा कहे नहीं नहीं मैं अकेला नहीं जाऊँगा, स्कूल नहीं जाऊँगा। आई मीन दिस इज़ वेयर द थिंग इज़, मतलब बच्चों की परवरिश होने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को थोड़ा फ्री एनवायरनमेंट दीजिए। बच्चों को एक्सपोजर नहीं दें टीवी वगैरह का ज़्यादा, लेकिन बच्चे को ना क्रिएटिव चीज़ों का एक्सपोजर दें, उसे डू इट योरसेल्फ की बहुत सारी एक्टिविटीज़ में लगा दें, एंड प्लस उसके साथ पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन करें। तो आज हर एक पेरेंट को ये समझना पड़ेगा कि बच्चों को फिर से कल्चर के बारे में सिखाएं। बड़ा ताज्जुब की बात है, आज किसी 22 साल के बच्चे से आप पूछो कि अरे भाई रामायण में भगवान श्री राम के पिता कौन थे, अगर उसने स्कूल में पढ़ा दिया, रटा दिया तो बात अलग है, अदरवाइज उसको नहीं पता होगा। अब
कई लोग कहेंगे अरे मुझे भगवान राम के बारे में क्यों पता होना चाहिए, उससे मेरा क्या लेना देना, वो तो इतिहास है। और वो भी कोई एक और नाम ले देंगे, आपको उनके पिता का नाम पता है क्या? नहीं पता। लेकिन जो मोस्ट कॉमन कल्चरल थिंग्स है, उन रूट्स से अगर बच्चों को जोड़ा तो इतिहास ही ऐसी चीज़ है जिससे हम लोगों को सिखा सकते हैं और वो रगों में खून भर सकते हैं। महाराणा प्रताप, महाराज शिवाजी, पन्ना धाय, झांसी की रानी, तात्या टोपे, इतने सारे पावरफुल जी। लोग हुए। उनकी कहानियां अगर एक बच्चे को बचपन में सुनने को मिली ना तो वो शेर बन जाएगा। आप सोचिए 12 साल के छत्रपति शिवाजी महाराज, जी। और वो राजा बन गए, और वो राजा बन के बहुत अच्छे से राज भी करने लगे। 14-15 साल की उम्र तक तो ही वॉज लाइक वेरी ग्रेट वॉरियर, एंड 49 की एज तक, शायद वो 40-49 की एज तक वो जिए। एंड उतने में उन्होंने इतने किले बना दिए, इतनी चीज़ें बना दी, पूरे महाराष्ट्र को एकत्रित कर दिया। और आज तक मतलब महाराष्ट्र में अगर आप चले जाओ या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाओ, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिया एंड जय जयकार शुरू हो जाएगी। और हजारों लाखों राजा मिलके भी वो काम नहीं कर पाए। यही चीज़ महाराणा प्रताप के बारे में इतनी शौर्य गाथाएं हैं, लेकिन बाकी के राजाओं के बारे में क्यों नहीं है? जी। लेकिन जब बच्चे को बताया तो 12 साल की उम्र में छत्रपति शिवाजी महाराज इसलिए वो ऐसे बने क्योंकि उनको राजमाता जीजाबाई या उनके और भी गुरु जो भी होंगे, उनके पिताश्री होंगे, वो उनको वो कहानियाँ सुनाते होंगे। और वो सुनते सुनते ना आदमी में इतनी कट्टरता आ जाती है कि मैं मातृभूमि के लिए लड़ सकता हूँ, मर सकता हूँ, वचन निभाना ही है। जी। तो आई थिंक वो वाली चीज़ें हमारे पेरेंट्स के अंदर मिसिंग हो रही हैं एंड वो बच्चों तक पहुँच ही नहीं रही है। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे 2026 आ रहा है ना, Right. अभी अगेन सबके विजन बोर्ड रेडी होने लग गए होंगे, सबको अपने ड्रीम डिज़ायर बनाने हैं। और 2026 को लेके कहीं ना कहीं, जैसे 2025 में लोग थोड़ा सा डर रहे थे, 2026 को लेके काफ़ी उम्मीदें हैं। तो आप बताइए कि अगर जब हम एक विजन बोर्ड रेडी कर रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए मैनिफेस्टेशन में? वाओ, हज़ारों लोग ना नया साल आता है बड़ा उत्साहित हो जाते हैं, और साल के बीच में आते आते अरे यार ये साल भी निकल गया, इसमें भी कुछ खास नहीं हुआ। लाइक 2025 तो कई लोगों के लिए बहुत ख़राब गया, ये मैंने बार बार सुना है। बहुत सारे लोग हमसे मिलते हैं, जी। हमारे क्लोज काफ़ी एसोसिएट हैं, उनके लिए भी काफ़ी समहाउ इट वाज नॉट वेरी एक्साइटिंग। तो 2026 से ऑब्वियसली बहुत सारी उम्मीदें हैं। अब देखिए, मैनिफेस्टेशन का पहला रूल, बी वेरी क्लियर। जी। एब्सोल्यूट क्लैरिटी चाहिए आपको। आपको चाहिए क्या इस 2026 में? आपको नेम चाहिए, फेम चाहिए, बेस चाहिए, आपको नया कोई लाइन चाहिए। लोगों का सबसे बड़ा मिस्टेक जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड होता है, वो सीधा लिखते हैं मुझे इतना रुपया चाहिए भैया, मैं अभी कमा रहा हूँ 50,000 या 1 लाख और मुझे सीधा अगले साल तो 3 करोड़ रुपया चाहिए। नाउ ये बहुत बड़ी मिस्टेक है मैनिफेस्टेशन की। देखिए, मैनिफेस्टेशन इज़ अ मसल, राइट। जैसे हम जिम में जाते हैं और हमारा टारगेट है, हमें 50 किलो के डंबल उठाने हैं, लेकिन हमें शुरुआत 5 किलो से करनी होगी, फिर 10 पे जाना होगा, ग्रेजुअल मूवमेंट करना होगा, फिर 12, 15, 20, 25 ऐसे करते करते हम 50 तक पहुँचते पहुँचते हमें ऐसा हो सकता है 6 महीने लग जाए। ऐसे ही कोई भी मैनिफेस्टेशन की मसल बनानी है तो पहली चीज़, आपका अल्टीमेट 10 साल का टारगेट बना लो या 5 साल का टारगेट बना लो कि मुझे 5 साल में, मान लो एक पैसा को मैं एक बार एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ कि मान लो 5 साल में मुझे 10 करोड़ रुपए का नेट सेविंग चाहिए। अब एक आदमी जो जॉब में है 50,000 80,000 कमा रहा है या बिजनेस भी कर रहा है और लाख रुपए ही घर पे ला पा रहा है, तो उसके लिए अचानक से 10 करोड़ का नेट सेविंग कैसे होगा? लेकिन पहला साल जो मैनिफेस्ट करना चाहेगा वो 2026 में, वो होगा बेस बिल्ड करना। ओके, यहाँ पे वो आदमी नहीं कहेगा अच्छा 10 साल में मेरे को 10 करोड़ कमाना है, मतलब अगले साल 2 करोड़ कमाना है। ये नहीं होता है। तो उसको पहले बेस्ट क्लैरिटी लानी होगी कि पहले साल मुझे 25 लाख का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाए और साथ में मेरा ऑर्गेनाइजेशन रेडी हो जाए, मेरी टीम बिल्ड हो जाए। तो वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर गोल सेट करने पड़ेंगे। ओके, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर गोल। अगर उसे 2026 का ही वो करना है और मैनिफेस्ट करना है, उसे हमेशा विजुअलाइज करना है 10 करोड़। विजुअलाइजेशन करेगा वो 10 करोड़ हो रहा है, 10 करोड़ हो रहा है, 10 करोड़ हो रहा है। ऑलराइट, विजुअलाइजेशन जब करते हैं और मैनिफेस्ट जब करते हैं तो उसमें डेट डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब 2026 की बात कर रहे हैं तो हम गोल लिखेंगे और गोल में हम लिखेंगे
हमारा ये साल 25 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट हो रहा है। हमारी 10 लोगों की, बहुत ही पावरफुल लोगों की टीम रेडी होके सीख के तैयार हो चुकी है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन के 200 अच्छे हैप्पी क्लाइंट्स बन चुके हैं। या इस तरह के उसे गोल लिखने होंगे, नंबर 1। नंबर 2, इन्हीं गोल से रिलेटेड काट काट के बहुत सारी पिक्चर्स, जैसे मान लो 200 हैप्पी कस्टमर्स हैं तो आपके कोई ऐसी फोटो जहाँ पे 200 कस्टमर्स के लोगोज आ सकते हैं और बीच में आप खड़े हुए हैं, ऐसा कोई भी फोटो काट के आपने लगा दिया। आपने कहा कि इसमें 25-50 लाख रुपए आने हैं तो एक चेक बना के 25 लाख रुपया नेट प्रॉफिट ऐसा करके कैश इन बैंक या जिस भी कंपनी आपकी कंपनी है उस कंपनी के अकाउंट का नंबर लिख दिया। इस तरह से आपको विजन बोर्ड बनाना है। तो विजन बोर्ड में एक तो चेक हो जो आपको मैनिफेस्ट करना है, नंबर 2 वो सारे फोटोग्राफ्स हों जो आपको मैनिफेस्ट करनी है, जैसे कि आपको एक अच्छा ऑफिस सेटअप करना है या जो भी है, कलरफुल फोटोग्राफ्स हो। नंबर 3, विजन बोर्ड में आप ऐसी कुछ स्टेप्स भी लगा सकते हैं, जैसे कोई वैल्यूज़ आप फॉलो करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इस पूरी प्रोसेस में आप क्लैरिटी या इनोवेशन एक वैल्यू करेंगे, तो विजन बोर्ड में आप ऐसी चीज़ें भी लगा सकते हैं जो आपको इनोवेशन याद दिलाए। तो 2026 में आपको जो भी आपके गोल्स होंगे उनसे रिलेटेड सारी पिक्चर्स आप काट के लगाओ। मैनिफेस्ट आप अल्टीमेट चीज़ को ही करो। आपकी एनर्जी आप फ्रीक्वेंसी किस हिसाब से बढ़ानी है? 10 करोड़ के हिसाब से बढ़ानी है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाना इज लाइक गेम विद द यूनिवर्स। ओके, यूनिवर्स आपको कोई ज़रूरी नहीं है 5 साल ही लगाएगा 10 करोड़ देने में। हो सकता है आप 6 महीने में ही आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी हो जाए और किसी न किसी तरह से 6 महीने बाद ही आपको ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी ऑफर मिल जाए कि जैसे आपने कहीं पे भी एक प्लॉट लिया और रातों रात वहाँ पे एयरपोर्ट आ गया या गवर्नमेंट का कोई ऐसा डिसीजन हुआ एंड वो प्लॉट की रेट 10 गुना बढ़ गई। इट इज़ पॉसिबल, इट हैज़ हैपेंड विद मेनी पीपल। तो इसका मतलब है कि मैनिफेस्टेशन में तो हम यूनिवर्स हमारा पिता है और इसके साथ गेम खेलना, भाई मुझे तो 10 करोड़ दे दे, 10 करोड़ दे दे, 10 करोड़ दे दे। और जब हम कॉन्शियसली विजन बोर्ड वगैरह पे लिख रहे हैं तो इस साल का हमारा प्रोसेस है कि 2026 में हमें ये सारी चीज़ें मिल जाए। दिस इज व्हाट इट इज। बट काफ़ी टाइम ऐसा होता है ना सर कि लोग मैनिफेस्ट तो करते हैं लेकिन ना उसको फील नहीं कर पाते जी, है ना, कि वो सोचते तो हैं कि 10 करोड़ लिखेंगे बट लिखने में और उसको जीने में एक अलग फीलिंग है। Absolutely. तो वो फील के बारे में आप बताइए, कैसे कनेक्शन बनता है? फीलिंग को जनरेट करने के लिए आई थिंक इट्स एन आर्ट, है ना। ये हर आदमी का मैं देखता हूँ, मैं कईयों को विजुअलाइज करवाता हूँ और जब मैं मेरे प्रोग्राम में 1000-2000 लोग आते हैं और जब हम उनको आंख बंद करके कहते हैं अरे विजुअलाइज करो, तो कोई तो ऐसे बैठा होता है, कोई ऐसे बैठा होता है, कोई बहुत ही अच्छे से फील कर पाता है उस चीज़ को। तो यहाँ मैं कहूँगा कि लोगों को फेक इट टिल यू मेक इट वाला प्रोसेस फॉलो करना होगा। जब तक आपको फीलिंग्स के कारण हंसी नहीं आ रही, जैसे अगर मैं कोई भी चीज़ विजुअलाइज करूँगा, जैसे मुझे लगता है कि है ना मुझे इस समय मेरे परिवार के साथ अमेरिका घूमना है, राइट, तो मैं जैसे ही विजुअलाइज करने लगूंगा मैं इमीडिएट मेरी स्माइल एंड ब्रीदिंग ऐसे हो जाएगी जैसे कि मैं अमेरिका में ही हूँ। आई विल स्टार्ट विजुअलाइजिंग। अब कोई इंसान अगर इसे विजुअलाइज नहीं भी कर पा रहा है तो ही विल हैव टू जनरेट फोर्सफुली दिस फीलिंग बाय स्माइलिंग लाइक दिस, ऑलराइट। एंड स्माइलिंग के साथ साथ वो अपनी ब्रीदिंग को भी वैसा करने की कोशिश कर सकता है। तो फीलिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। फीलिंग के साथ साथ इवन देखिए इट्स लाइक दिस, अगर मैंने बिना फीलिंग के शब्द बोले वो भी काम करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि वो बिल्कुल काम नहीं करेंगे, लेकिन उनकी पावर मान लेते हैं 25% ही होगी। लेकिन अगर आपने फीलिंग किया तो मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड, फीलिंग आपका सबकॉन्शियस माइंड का एलिमेंट है। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग, सबकॉन्शियस माइंड ही आपकी फ्रीक्वेंसी को, मतलब आपकी एक तरह से मदरबोर्ड मान लीजिए, ये मोबाइल के अंदर ना मदरबोर्ड या प्रोसेसर जो होता है ना वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। एंड वहाँ से सारी की सारी दुनिया कनेक्टेड है आपसे। इट्स लाइक हमारा मोबाइल है, उस मोबाइल से पूरी दुनिया कनेक्टेड है, दिखती नहीं है, ऐसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी दुनिया के हर एक ब्रेन से कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि वी आर एन एनर्जी। आप भी एनर्जी है, मैं भी एनर्जी हूँ, जो इस कमरे में मौजूद नहीं है वो भी एनर्जी है, जो बड़े से बड़े लोग हैं वो भी एनर्जी है, छोटे से छोटे लोग भी एनर्जी है, जानवर भी एनर्जी, पशु पक्षी सब एनर्जी है। तो एनर्जी की क्या है? फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी है तो सेम फ्रीक्वेंसी आपस में अट्रैक्ट करती है। तो अल्टीमेटली जब हम मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं तो फीलिंग थोड़ी फ्रीक्वेंसी को एनहांस कर देती है। फ्रीक्वेंसी तो हमारी इस समय भी है, इस समय जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन एक छोटा बच्चा आया हंसता हुआ आया, हमारी फ्रीक्वेंसी अप हो गई। कपिल शर्मा आया, उसने कोई बड़ा जोक सुनाया और हमारी फ्रीक्वेंसी अप हो गई, राइट। ऐसे ही कोई टेररिस्ट आया, खट से हमारी फ्रीक्वेंसी डाउन हो गई। ओके, सो हमारी इस समय की फ्रीक्वेंसी को हमें हमेशा हाई वाइब्रेशन में ले जाना है।
अभी जैसे आप बात कर रहे हैं तो मुझे बिग बॉस की कंटेस्टेंट तानिया मित्तल बहुत याद आ रही है, अच्छा। बिकॉज मुझे लग रहा है शायद वो जितनी बड़ी बड़ी बातें करती है ना, आई थिंक शायद वो खुद को इमेजिन कर रही है, मैनिफेस्ट कर रही है, ऐसा ऐसा मुझे लगता है। जैसे आपने एक्टिंग की बात करी ना, तो मुझे उनका जो कैरेक्टर है ना वो बिल्कुल सिमिलर लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शायद उनकी वो ख्वाहिशें होंगी कि मुझे उतना बड़ा बनना है, या बकलावा खाने दुबई जाना है, या ये सब करना है, ये उनकी कंट्रोवर्सीज रहती है और बातें रहती हैं। तो शायद कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्ट कर रही हैं, या वो खुद को उतना बड़ा इमेजिन कर रही हैं। 100%। इनफैक्ट आप आलिया भट्ट के इंटरव्यूज़ देखो, आप रणवीर सिंह के देखो, आप दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, शाहरुख खान, इन सब के इंटरव्यूज़, दलजीत दोसांझ, ये सभी लोग कहते हैं कि हम लोग ये विजुअलाइज करते थे। जी, हम विजुअलाइज भी करते थे, हम लोग इनके बारे में बात भी करते थे, हम इनके बारे में फ़ोटोज़ भी लगाते थे, हम इनके बारे में फ़ील भी करते थे, एंड हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हमें ये एहसास नहीं होगा। इनफैक्ट मैं अभी थोड़े दिन पहले आलिया भट्ट का एक इंटरव्यू देख रहा था, और वो कहती है कि जब भी मुझे कोई चीज़ पानी होती है लाइफ में, तो मैं क्या करती हूँ, बाथरूम में जब भी होती हूँ और मिरर वहाँ होता है, तो मिरर के सामने उसको इनैक्ट करती हूँ, जैसे कि वो ऑलरेडी मेरी ज़िंदगी में हो चुका है। yes. यू नो, जैसे कि अगर मुझे वो, उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है कि जैसे मान लीजिए ये ऑस्कर अवार्ड है, तो मैं इसको इनैक्ट करूंगी कि ओके मुझे ये ऑस्कर की ट्रॉफी मिली है, अब मैं कैसे बात करूंगी अवार्ड लेते समय। यू नो, हम लोग इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिखाते हैं कि फेक इट टिल यू मेक इट। जब जब आपको जो भी चाहना है, तो वो पहले बिकम इन योर माइंड। सो दो तरह की पर्सनैलिटीज होती है। एक जो जिंदगी जीते हैं हैव डू बी से। हैव यानी कि डू एंड बी। मैं बहुत ही हेल्दी बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू हैव अ हेल्थ लाइक ऋतिक रोशन और मे बी अक्षय कुमार। सो बी वाला पार्ट। तो हैव डू बी 99% लोग या 95% लोग इस प्रोसेस से फॉलो करते हैं, हैव डू बी। हैव डू बी का मतलब है मैं वैसी बॉडी यानी वैसा बिकम बी, आई विल बी लाइक दैट व्हेन आई गो टू द जिम। लेकिन जब जिम मेरे आसपास है, जब मेरा बॉस मुझे छुट्टी टाइम पे दे रहा है, मैं आराम से जल्दी उठ जाऊं, तो अरे मेरे पास अच्छे कपड़े, अच्छे जूते हैं, जिम की फीस भी मेरी कम है, जब ये सारी कंडीशंस मीट होगी, व्हेन आई हैव दीज काइंड ऑफ थिंग्स, देन आई विल डू एक्सरसाइज, और फाइनली आई विल बिकम लाइक ऋतिक रोशन और अक्षय कुमार और फिटर देन देम और बाबा रामदेव। ठीक है, सो ये हैव डू बी हो गया। ये ऑर्डिनरी लोगों की फिलॉसफी है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों की फिलॉसफी क्या है? बी डू हैव, उल्टा कर दो इसको। वो माइंड में पहले ही बाबा रामदेव बन चुके होते हैं, वो पहले ही अक्षय कुमार जैसे बन चुके होते हैं। माइंड में वो जानते हैं कि दैट इज माई आइडेंटिटी, वो ही हूँ मैं, इतना फिजिकली फिट हूँ। एंड जब वो ऐसा सोच लेते हैं और उनके माइंड में वही इमेज उनकी आती है कि यार मैं एक दिन इतना फिजिकली फिट दिख रहा हूँ और उसके बाद जिंदगी ऐसी, हाँ, उसके बाद तो मैं जहाँ जाऊँगा मतलब लोग मेरी तारीफ करेंगे। वो माइंड में बिकमिंग इतना स्ट्रांग हो जाता है, माइंड में वो पहले ही बन चुके होते हैं, उसके कारण उनकी बॉडी अपने आप कर लेती है, उनकी बॉडी अपने आप 4 बजे उठ जाती है। यू नो, बॉडी इज लाइक जस्ट अ फॉलोअर ऑफ द माइंड। माइंड ने डिसाइड कर लिया कि ये करना है, बॉडी जस्ट डज इट। माइंड ने डिसाइड कर लिया यार मैं तो डिप्रेस हूं, तो बॉडी अपने आप रोने लग जाती है। तो बी, डू एंड देन यू गेट द रिजल्ट्स। हैव, ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों की फिलॉसफी है। जो ब्लेमर्स होते हैं, जो लाइफ टाइम सिर्फ ब्लेम करते हैं कि ये होता तो मैं ये कर जाता, या ऐसा होगा तो शायद मैं ये कर जाऊं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? बिकॉज मुझे नहीं लगता कि शायद वो कुछ अच्छा भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बिकॉज एवरी टाइम दे आर द ब्लेमर्स, जो खुद को भी ब्लेम कर रहे हैं, अपनी लाइफ को भी ब्लेम कर रहे हैं और अपने सराउंडिंग को भी ब्लेम कर रहे हैं। तो उनको कैसे आप पॉजिटिव कर सकते हैं, या उनको क्या एडवाइस दे सकते हैं कि वो कैसे पॉजिटिव रहें? पहले तो मैं उन सभी को एक ही चीज़ कहूँगा कि आपने सभी ने ये जितने भी ब्लेमर्स के बारे में, हेटर्स के बारे में, जितने भी न्यूसेंस क्रिएटर्स के बारे में, कंप्लेनर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो कभी सूरज की कंप्लेन करते हैं, कभी वो रोड की कंप्लेन करते हैं, कभी सरकार की कंप्लेन करते हैं, उन सभी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो कहानी सुनाना चाहूँगा जो कालिदास की कहानी थी। राइट, महाकवि कालिदास के बारे में शायद एक कहानी थी जहाँ, या सेक चिल्ली की कहानी थी कि जो वो जिस पेड़ पे बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे जिस पे वो बैठे थे। यू नो, जब कोई इंसान उस थाली में छेद करेगा जिसमें वो खा रहा है, या उस डाल को काटेगा जिस पे वो बैठा है, तो वो महामूर्ख कहलाएगा। तो जब कोई आदमी कंप्लेन कर रहा है, ब्लेम कर रहा है कि यार मेरी तो ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हुआ बिकॉज उसने सपोर्ट नहीं किया, रिलेटिव्स ने सपोर्ट नहीं किया, गाँव वालों ने सपोर्ट नहीं किया, बॉस अच्छा नहीं था, टीम अच्छी नहीं मिली, तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, वो इंसान अपनी कब्र खुद खोद रहा है। वो उस समय लो फ्रीक्वेंसी में है।
और वो बिल्कुल। ये जानता नहीं है कि लो फ्रीक्वेंसी में है तो लो फ्रीक्वेंसी की चीज़ें ही आएगी ज़िंदगी में। 100 रुपए है तो 100 रुपए की चीज़ ही आएगी, 50 रुपए है तो 50 रुपए की चीज़ ही आएगी। यानी लो फ्रीक्वेंसी विल ओनली गेट। ये यूनिवर्स को समझ में नहीं आता कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए। मैंने बिल्कुल। आपको बताया, आप जो हो वो ही मिलेगा, आप जो चाहते हो वो नहीं मिलेगा। आप तो चाहते हो हज़ारों करोड़, नहीं मिलेगा भाई साहब। आपकी औकात अभी ड्राइवर की है तो आपको ड्राइविंग की जॉब मिलेगी, आपको 1000 करोड़ नहीं मिलेगी। ऐसे ही यूनिवर्स भी जिसकी कैपेसिटी 1 लाख की है उसको 1 लाख ही देगा, 200 करोड़ नहीं देगा। और True. जिसको 200 करोड़ चाहिए उसे अपनी औकात बढ़ानी पड़ेगी। 4 तरीके से बढ़ा सकता है। पहला, मैनिफेस्टेशन के सारे टूल यूज करके लिखना, विजुअलाइजेशन करना, विजन बोर्ड बनाना, अच्छे संगत में रहना, नंबर 1। नंबर 2, सीखना, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना, अपनी स्किल को अपग्रेड करना, अपने टैलेंट को अपग्रेड करना। नंबर 3, इसी के साथ साथ नई नई स्ट्रैटेजी, अपनी नॉलेज और अपने टैलेंट को नई स्ट्रैटेजीज के हिसाब से कैसे यूज करें। एंड लास्ट थिंग, अच्छे लोगों की टीम बनाते रहना। ये 4 चीज़ें की है, या अच्छी लाइजनिंग बनाते रहना, नेटवर्किंग करते रहना, अच्छे लोगों की संगत में बने रहना। जी। ये 4 चीज़ें आदमी कंटिन्यू करेगा। और भी कई छोटी छोटी चीज़ें हो सकती है, अच्छा खाना खाना, अच्छी नींद लेना, क्वालिटी ऑफ लाइफ, बड़ा सोचना, बहुत ज़्यादा चीज़ें, ये सब आदमी करेगा। धीरे 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 उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, धीरे धीरे ही विल डिजर्व प्रॉब्ली 200 करोर्स। और व्हाई नॉट 200, व्हाई ओनली 200 करोर्स, 2000 करोर्स, 20,000 करोर्स। यस। अभी Very nice. आज के टाइम पे ना सर 2026 की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे लोग हैं ना, आज के टाइम पे बहुत टॉक्सिसिटी बढ़ चुकी है रिलेशनशिप में। जी, तो अगर हम एक अच्छा रिलेशन मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या टेक्निक यूज़ करनी चाहिए? देखिए, रिलेशनशिप के पहले मैनिफेस्टेशन के एंगल को समझना होगा। जी। देखिए, रिलेशनशिप में 2 पर्सन इन्वॉल्व हैं। हम्म, एक लड़का लड़की या दोस्त दोस्त, जो भी है। जी। अब देखिए, पहले तो मैं उस पर्सन को चाहता हूँ, लेकिन हो सकता है वो पर्सन दूसरे पर्सन को चाह रहा हो। हम्म, अब यहाँ पे एक इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन है, मैं उसे चाह रहा हूँ, वो भी मुझे चाह रहा है, लेकिन बीच में दीवारें खड़ी है, समाज की, देश की, दुनिया की, और भी धर्म वगैरह। ये दूसरी सिचुएशन हो गई। जी। तीसरी सिचुएशन हो गई, हम दोनों क्लोज थे लेकिन दूर चले गए और अब नफरत में बदल रही हुई है, लेकिन मैं प्यार करता हूँ, वो नफरत करते हैं। ऐसे कई सारी चीज़ें, इक्वेशंस है। बट यहाँ पे पहली चीज़ तो ये समझनी है, जी। जितने भी लोग रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उन्हें क्लियरली ये समझना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको हो सकता है सेम पर्सन ना दे पाए कभी भी। लोग चाहते हैं कि मैं तो भैया XYZ लड़की से या लड़के से प्यार करता हूँ जी। और मुझे वो अपनी ज़िंदगी में चाहिए, और वो मुझसे प्यार करे ना करे मुझे नहीं पता, मुझे उसे अट्रैक्ट करना है। तो देखिए, भगवान के कुछ रूल्स हैं इस दुनिया में। भगवान का रूल है कि हर कोई इंसान अपनी मर्जी का मालिक है। मैं उस इंसान के बारे में सोच रहा हूँ, वो इंसान किसी और के बारे में सोच रहा है, या वो इंसान मुझसे नफरत कर रहा है, या वो इंसान कुछ और कर रहा है, वो टोटली उनकी एनर्जी है। पहली बात तो, अगर मेरी फ्रीक्वेंसी उनकी फ्रीक्वेंसी नहीं मिली तो ये अट्रैक्शन होगा ही नहीं। अब आपके हाथ में क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाना। तो आप क्या करोगे, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, जैसे कि आप पॉजिटिव हो जाओगे, अफर्मेशन लिखोगे, ये करोगे, तो आपकी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। बट हो सकता है वो नफरत कर रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी नीचे जा रही है। करेक्ट? तो जहां फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही वहां पे रिलेशन नहीं होगा। दूसरी चीज, आपकी फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा रहे हो, लेकिन वो भी किसी दूसरे पर्सन को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी फ्रीक्वेंसी वो उस लेवल पे बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं जो उस लेवल पे। तो कहते हैं कि जिसकी फ्रीक्वेंसी, जैसे मान लो मैं और आप यहाँ पे इसी कैमरे को लेना चाहें, आप भी इस कैमरे को लगाने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, मैं भी लगा रहा हूँ, किसको मिलेगा बताइए? जी। जिसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा पावरफुल होगा, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी जल्दी कनेक्ट होगी इस लाइट। तो रिलेशनशिप में हम लोग एक ही चीज़ सिखाते हैं, हम सिखाते हैं कि वो पर्सन ही तुम्हें क्यों चाहिए। कोई कहता है भैया मुझे तो नीता नाम की कोई लड़की चाहिए, मुझे तो कोई शीला नाम की लड़की से ही शादी करनी है, वो ही मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि मेरे कॉलेज की क्लासमेट थी, ये थी, वो थी, बहुत सुंदर है, बहुत सुशील है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि ठीक है, उसकी जो जो क्वालिटीज़ है वो लिख दे, कि वो बहुत सुंदर थी, वो बहुत लंबी है, वो बहुत अच्छा गाना गाती है, वो बहुत अच्छी बातें करती है, सारी चीज़ें क्वालिटीज़ लिख दो। एंड तुम्हें अब मुझे बताइए, वही सेम क्वालिटी किसी तीसरी लड़की में डल जाए और उसमें प्लस होके ही डल जाए, तो वो लड़की तुम्हें क्यों नहीं चलेगी? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम हमेशा कहते हैं कि तुम्हें लड़की चाहिए या लड़का चाहिए, या तुम्हें उसकी क्वालिटीज चाहिए। 90% लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो उसी से प्यार करता हूँ, मुझे तो उसके अलावा कोई नहीं चाहिए। तो वहाँ पे हम एक ही चीज़ कहते हैं, अगर यूनिवर्स जो तुम्हारा परम पिता है या भगवान है या कुछ भी है, उसे सब पता है
एंड इनफैक्ट आप देखिए ना, आज दो लोग हैं, दोनों के अलग अलग एक्सपोजर हो रहे हैं, दोनों अलग अलग तरह की रील देख रहे हैं, दोनों का जी, परिवार अलग अलग है, बिल्कुल। दोनों के माता पिता अलग अलग है, स्कूलिंग अलग है, हुँ, जेंडर अलग है, और हर चीज़ के कारण ना, बिकॉज ऑफ दैट, मतलब मैं आज सेम कैमरा को देख के, आपने सेम सवाल पूछा, मेरी पढ़ाई पूरी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, मेरा जवाब देने का तरीका कुछ अलग होगा, आपका जवाब देने का तरीका कुछ अलग होगा। बिल्कुल। सो जब सेम कमरे में रह के दो लोग सेम चीज़ को देख के सेम चीज़ नहीं बोल सकते, तो सेम चीज़ सोचेंगे कैसे दो अलग अलग इंडिविजुअल? तो मैं तो कहता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ना बहुत ही लाइटली लेना चाहिए, इसको कभी सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि जी। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख लिया, अब मुझे ये हुँ, इम्प्लीमेंट करके उस पर्टिकुलर पर्सन को, उस चीज़ को मेरी ज़िंदगी में आकर्षित करना है, और अगर वो नहीं हो रही इसका मतलब ये साइंस बेकार है। नो, हुँ, इट्स अ गेम। आप बचपन से अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो। बिल्कुल। बचपन से आप देखिए, मैंने जो जो चाहा था उसमें से हज़ारों चीज़ें अट्रैक्ट हुई है, हज़ारों, मतलब नॉट ओनली 1 2 3, हज़ारों चीज़ें, और मैं तो इसके साथ गेम खेल रहा हूँ, मैं तो यूनिवर्स को कमांड देता रहता हूँ बस। अरे हुँ, ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, ये आ जाए मेरी ज़िंदगी में, ये गाड़ी चाहिए, ये आ जाए, ये इस तरह का एक्सपीरियंस चाहिए, ये आ जाए लाइफ में। एंड चीज़ें हो भी रही है, हज़ारों चीज़ें हो गई, हुँ, कुछ नहीं भी हुई, कुछ मनचाही होगी, कुछ अनचाही होगी, जो अनचाही हैं वो भी मनचाही तक ले जा रही हैं। कैसे? हुँ, कि अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए? अल्टीमेटली आपको पीस चाहिए, अल्टीमेटली आपको बहुत नेक्स्ट लेवल की लाइफ चाहिए, क्वालिटी जी, लाइफ चाहिए। एक बात समझिए, अमिताभ बच्चन जी रेडियो जॉकी बनना चाहते थे, अब उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, अनचाही हो गई, लेकिन वो अनचाही भी उनको मनचाही तक ले आई। कहाँ तक? वो स्टार बन गए। सचिन तेंदुलकर बॉलर बनना चाहते थे, उनको रिजेक्ट कर दिया बॉलर बनने से, उनको बोला बैट्समैन बनो। अनचाही नहीं, मनचाही नहीं हुई, अनचाही हो गई, लेकिन वो अनचाही उन्हें वहाँ पहुँचा दी। हुँ, मैं कई बार अपनी ज़िंदगी में ना आईटी कंपनी में बहुत अच्छा बनना चाहता था, जिससे कि मैं बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाऊं, या एनसीसी में मैं काम करके फौजी वौजी आर्मी वगैरह में जाके मेडल वेडल लेना चाहता था। वो भी मेरी मनचाही थी, लेकिन वो नहीं हुई, अनचाही हो गई कि मैं तो कुछ और ही बन गया ट्रेनर। लेकिन जो अनचाही हुई वो बहुत अच्छी हो गई। तो मुझे तो ऐसा लगता है, अमिताभ बच्चन साहब ये बहुत ही ब्यूटीफुली कहते हैं, अगर आपका सोचा हुआ हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका सोचा हुआ नहीं हुआ तो वो भगवान का सोचा हुआ है, तो वो और भी अच्छी बात है। तो इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लाइक प्लेइंग विद द यूनिवर्स। गेम खेलिए यूनिवर्स के साथ। जैसे आज मैं गेम खेल लेता हूँ यूनिवर्स के साथ, आपका और मेरा ये पॉडकास्ट 10 मिलियन लोग तो देख ही रहे हैं, आई थिंक, बिल्कुल। है ना? 10 मिलियन लोगों ने देख लिया, वाह वंडरफुल, कंग्रेचुलेशंस, है ना? वॉव! आई कैन नाउ दैट फील इज सो ब्यूटीफुल, राइट? यस, बस हमने एक इंटेंशन छोड़ दी, अब यूनिवर्स के ऊपर है, हो ना हो, हमारा हमारा रोल नहीं, हमारा इतना ही रोल है बस। जी। लोगों को यही समझना होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट समथिंग टू बी टेकन सीरियसली, इट इज टू बी टेकन सिंसियरली एंड प्लेफुली। अभी मैंने आपकी बातों में फिर से एक और बात पकड़ी है। जी आपने बोला कि मनचाही और अनचाही 2 बातें आपने बोली है ना? जी। बट जब आप ये बात कर रहे थे ना, तो हम्म, मेरे माइंड में ये आ रहा था कि शायद जो अनचाही होती है ना, अगर वो हमारे माइंड में है तो वो भी पूरी होती है। और इंस्टेंट आपने बातों बातों में बोला कि मैं आर्मी ज्वाइन नहीं कर पाया, मैं नहीं बन पाया, लेकिन आपने इंस्टेंट ही बोला कि मैं अपनी एक ट्रेनिंग लेता हूँ, कमांडो ट्रेनिंग, सो हाँ, दैट वो अनचाहा भी पूरा हो रहा है, करेक्ट। क्योंकि आपने वो भी कभी ना कभी चाहा था। जी जी जी। तो मनचाही और अनचाही दोनों कभी ना कभी पूरी ज़रूर होती है। एब्सोल्युटली, क्योंकि हम कई बार गलत चीज़ों पे फोकस कर देते हैं, और वो भी हमारी जी। ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाती है। हुँ, मुझे आज भी याद है कि 2 साल पहले मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ था, और मैं भी था कार में, मतलब मेरा ही एक्सीडेंट हुआ था। बट देन उस दिन सुबह से सिग्नल्स आ रहे थे कि नहीं जाना है, इच्छा नहीं हो रही है, मन नहीं हो रहा है, अरे छोड़ दो ना, अरे ड्राइवर भी नहीं है, अकेले नहीं जाना चाहिए, किसी को साथ ले लें, कभी कोई डाउट आ रहा है, कभी परेशानी आ रही है। जी। और बिना यूनिवर्स के सिग्नल्स को इग्नोर करके निकलते गए, निकल गया तो रात में जाके एक्सीडेंट हो गया। लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ तो सीधा पहला थॉट आया, थैंक यू गॉड। पता है क्यों? क्योंकि उससे भी बुरा हो सकता था, मैं सेफ था भाई, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ उसके आसपास लोग थे, सिटी के पास एक्सीडेंट हुआ, ऐसी कई सारी थॉट्स आई। तो मैंने कहा थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब सुबह मैं कभी नहीं चाहता था कि एक्सीडेंट हो, लेकिन मेरे मन में एक्सीडेंट का ख्याल कई बार आ चुका था सुबह से कि यार आज जाने की इच्छा नहीं है, टाल दें क्या। कुछ ना कुछ यूनिवर्स कह रहा था रुक जा रुक जा रुक जा, लेकिन मैंने यूनिवर्स की सुनी नहीं। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स की इसलिए भी नहीं सुनी, अंदर से आवाज़ आ रही थी मत जा यार, कुछ गलत लग रहा है आज। जी। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं जाऊँगा, मैंने तो बोल रखा है, मैं तो यूँ हूँ। तो अनचाही भी हो गई, मतलब एक्सीडेंट कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता, लेकिन एक्सीडेंट बिल्कुल। हो गया। तो कई बार हम एक्सीडेंट की सोच लेते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है, और कई बार हम हुँ, प्रॉस्पेरिटी की सोच लेते हैं और प्रॉस्पेरिटी आ जाती है। आपके ब्रेन को पता ही नहीं है कौन सा थॉट अच्छा है और कौन सा थॉट बुरा है।
यानी जब मैं कहूँ आपका ब्रेन, यानी मैं कह रहा हूँ सबकॉन्शियस माइंड, ऑलराइट। मैं नहीं कह रहा आपके कॉन्शियस माइंड के बारे में। जब आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की बात आती है तो पिक्चर्स बनती है सबकॉन्शियस माइंड में, और सबकॉन्शियस माइंड को पता ही नहीं है राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। तो उसने तो अगर गलत चीज़ों के बारे में सोच लिया तो गलत आ जाएगी। जी बिल्कुल, क्योंकि फ्रीक्वेंसी लो हो गई, लो फ्रीक्वेंसी हुई तो कुछ तो हर वक्त आपको कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा। मतलब ये ब्रह्मांड जो है ना, ये आपका प्रतिबिंब है जी। ये कहते हैं कि ये आपका रिफ्लेक्शन है। आप जो यहाँ हो वो ये फटाक से आपको वापस दे देगा। इट्स लाइक योर बॉडी इज अ प्रोजेक्टर एंड लाइफ इज अ प्रोजेक्शन। इसमें अंदर जो है वो बाहर फटाक से दिख जाएगा, है ना। तो आई थिंक हमें अंदर चेंज करते रहना है, अपनी फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाते रहना है। काफ़ी लोग कहते हैं कि हम मैनिफेस्ट करते हैं लेकिन वो पूरा ही नहीं होता, जी, तो उसका क्या रीज़न है? मैं आलू की सब्जी बनाना चाहता हूँ और प्याज चढ़ा रखे हैं तो पूरा कैसे होगा। मैं टमाटर, मैं मतलब चावल बनाना चाहता हूँ और मैंने आटा गूंद के रोटी बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया तो चावल बनेंगे ही नहीं कभी। जी। चावल बनाना चाहता हूँ और गैस कभी ऑन ही नहीं किया तो चावल बनेंगे नहीं कभी। चावल बनाना चाहता हूँ और चावल सूखे ही कुकर में डाल दिए, पानी डाला ही नहीं तो चावल बनेंगे ही नहीं कभी। यही गलतियाँ करते हैं लोग। कभी चावल नहीं डालते, कभी पानी नहीं डालते, कभी गैस ऑन नहीं करते, कभी हो सकता है कि चावल की जगह रोटी का आटा डाल दिया हो। यही लोग बार बार करते हैं। लोग चाहते हैं 100 करोड़ रुपए कमाना, 10 करोड़ रुपए कमाना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से एक लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करना अपनी ज़िंदगी में, लेकिन प्रोसेस में गुस्सा, नेगेटिविटी, जेलसी, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, बहुत ज़्यादा लो फीलिंग, आलस, इनको मिक्स कर देते हैं। अब बताइए, एक आदमी आलस करेगा, चिंता करेगा, नेगेटिव होगा तो उसकी वाइब्रेशन कैसी है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। और फिर नेगेटिव वाइब्रेशन से कौन से रिजल्ट्स आएंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। तो इसीलिए उसकी ज़िंदगी में हो ही नहीं रहा। इस आदत से वो फियर डेवलप होगा जो शायद वो अंदर से सोच रहा है कि मैं मांग तो रहा हूँ लेकिन शायद वो नहीं होगा, तो वो नहीं काम कर वो रहा है, नहीं वाला चीज़ होगा। उसका और वो भी देखिए, ये प्रोसेस देखिए ना आप, एक ऑर्डिनरी किसी भी इंसान की, वो आपका और मेरा पॉडकास्ट सुन रहा है तो वो कहेगा हाँ यार बात तो सही कर रहे हैं ये दोनों और मैं फॉलो करूँगा। लेकिन थोड़ी सी देर में अगर वो वॉलेट देखेगा और वो देखेगा अरे यार पैसे ही नहीं है, बस नेगेटिविटी शुरू। थोड़ी देर में मम्मी ने या घर वालों ने या वाइफ ने या भाई ने, किसी ने भी कुछ कह दिया तो वो अपसेट हो गया। मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, प्रोग्राम के बाहर जब निकलता हूँ, दिन भर 2 दिन से सिखाया पॉजिटिव रहो, बहुत बढ़िया रहो, अपनी ज़िंदगी को अच्छा करो, बहुत बड़ा सोचो, बहुत उदार बनो। 2 दिन बाद बाहर निकला और एक लड़का हमारी टीम से झगड़ रहा है। किस चीज़ पे झगड़ रहा है? अरे सर, उन 4 लोगों को आपने किताब दी, मुझे फ्री किताब नहीं दी, क्यों नहीं दी? अरे भाई साहब, उनका टिकट का प्राइस ये था, 5,000 का टिकट था, उस पर किताब थी, आपका टिकट 1,500 का है, उस पर बुक नहीं थी प्रॉमिस। नहीं, मुझे भी किताब चाहिए। अब वो आधे घंटे 15 मिनट से टीम से झगड़ रहा है और टीम भी झगड़ रही है। मैं बाहर आया, मैंने कहा क्या हुआ? सर ये किताब मांग रहे हैं जबकि इनका तो 1,500 रुपये का टिकट था। तो टीम प्रैक्टिकली रूल फॉलो कर रही है। मैंने एक किताब ली और उस इंसान को दे दी। मैंने कहा सर पहले ये बताइए, आपने 5,000 का टिकट लिया था? नहीं सर। तो फिर ये किताब आपको क्यों मिलनी चाहिए? लेकिन मैं दे रहा हूँ आपको, खुश रहो। बट इतनी छोटी सी चीज़ 2 दिन से मैं सिखा रहा हूँ, इसके ऊपर क्यों झगड़ रहे हो? कई बार मैं 28 दिन का मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच करके मेरा पूरा प्रोग्राम लेता हूँ जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिविटी, स्ट्रेस फ्री कैसे रहना, सब सिखाता हूँ। एंड पूरा 28 दिन खत्म होने के बाद आदमी मुझसे पूछता है सर मेरे पे लोन है सर, और वो लोन है तो मैं पॉजिटिव कैसे रहूँ? मुझे ऐसा अंदर से लगता है, मैंने कहा भाई मेरी तो 28 दिन की मेहनत खराब हो गई। अब सोचिए, ये लोग क्या सेलेक्टिव लिसनर्स हो गए। अब ये 28 दिन मुझे सुनने के बाद भी जैसे ही उस सुनने के मूड से बाहर निकल रहा है, वो वापस से टेंशन में आ रहा है। तो उसकी ज़िंदगी में क्या अट्रैक्ट होगा? टेंशन। वो शायद मुझे भी जब सोच रहा है तो उसी लोन के बारे में सुन रहा है, या जब भी मुझे वो सुन रहा है तो लोन के बारे में ही सोच रहा है। तो उसकी ज़िंदगी में कभी लोन ही ज़्यादा आएगा। फ्रीक्वेंसी लोन आने की ही है। तो जो आपने कहा कि लोग की ज़िंदगी में ये पूरा नहीं होता, बिकॉज पीपल आर ऑपरेटिंग विद द रॉन्ग फ्रीक्वेंसीज अननोइंगली वो छोटी चीज़ों में अटक जा रहे हैं। मेरे को इसने ये कह दिया, अब पहले तो मैं इससे लड़ूंगा, बाकी छोड़ो, मेरे को कमाना है 10 करोड़, उसके लिए मुझे बहुत एनर्जी चाहिए, बहुत फोकस चाहिए, पहले ही टाइम कम पड़ रहा है, लेकिन आपने मुझे कुछ कह दिया तो पहले मैं आपसे लड़ूंगा, आपको सबक सिखाऊंगा, आपको बुरा फील करवाऊंगा, उसके बाद जाके मैं 10 करोड़ पे काम करूंगा। इट्स लाइक मैं हाईवे पे जा रहा हूँ 200 की स्पीड से, पहला ढाबा आया वहीं रुक गया, मुझे 5 घंटे में पहुंचना है, मान लो 200-300 किलोमीटर। पहला ढाबा आया वहां पे रुक गया, दूसरे ढाबे पे भी रुक गया, तीसरे ढाबे पे भी रुक गया, 50 ढाबे आए और हर ढाबे पे मैं रुकता चला गया। और फिर मैं कह रहा हूँ यार 5 घंटे की जगह मुझे 15 घंटे क्यों लग गए? बिकॉज तुमने उतने स्टॉप्स लिए। तो यही होता है, अमीर आदमी, पावरफुल आदमी, सक्सेसफुल आदमी, वो इन छोटे छोटे पड़ावों पे रुकते नहीं है। उसने कुछ कह दिया, उसने कुछ बोल दिया, उसने कुछ सोच लिया, उनके लिए तो एक ही चीज़ है,
ओनली वन वे, दैट इज हाईवे। तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे वो हाईवे चाहिए जहाँ न कोई ढाबे का डिस्ट्रैक्शन हो, न किसी और दूसरे ट्रैफिक का डिस्ट्रैक्शन हो। अगर हमने किसी ने भी वो फॉलो किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, मैनिफेस्टेशन काम करेगा, मैजिकली सब कुछ मिलेगा। वंडरफुल, परफेक्ट। काफ़ी लोग ऐसे हैं ना सर कि जो दिल से मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, जी, उनकी सोल प्योर है, वो चाहते भी हैं कि उनके काम बने, जो वो चाह रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो। लेकिन ना कहीं जब वो मैनिफेस्ट करने बैठते हैं ना, तो वो ओवर थिंकिंग और डाउट आ जाता है कोई ना कोई। तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए? मैनिफेस्टेशन में डाउट आना स्वाभाविक है, और स्पेशली जब गोल लंबा हो। फॉर एग्जांपल कोई गोल ऐसा है कि आज आपको बहुत दूरी घर बनाना है, तो 3 साल लगने वाले हैं, 5 साल लगने वाले हैं, जी। पैसा ज़्यादा चाहिए किसी काम के लिए, उतना पैसा अरेंज करने में टाइम लगने वाला है, तो डाउट आता है। डाउट इसलिए भी आता है क्योंकि जर्नी एक जैसी नहीं रहती। कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी कोई ऑपोजिट रिजल्ट आ जाता है, नेगेटिव रिजल्ट आ जाता है। तो यहाँ पे पहला स्टेप, उन लोगों की कहानियाँ पढ़ो जिन्होंने वो हासिल किया है, उन लोगों के इंटरव्यूज सुनो जिन्होंने वो किया है। उससे 2 चीज़ें होती है। एक तो आपके माइंड को रेफरेंस पॉइंट मिलता है, अरे ये भी तो मेरे जैसा ही है, इसकी भी तो उम्र मेरे जैसी है, इसने कर लिया तो शायद मैं भी कर लूँगा। ये तो पहली चीज़। दूसरी, जब इस तरह की कहानियाँ पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो अंदर से एक बिलीफ बनता है कि हो तो जाएगा यार, अपन भी कर लेंगे। और अंदर से है ना, उस कहानी से कुछ क्लूज़ भी मिलते हैं कि अच्छा, इसने ऐसा सोचा था तो अब मैं भी ऐसा सोचूंगा, इसने ऐसा किया था तो अब मैं ऐसा करूँगा। तो पहली चीज़ तो आप ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, सुने, देखें जिन्होंने हासिल किया है। दूसरी चीज़, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और डाउट आ रहा है, तो अपने पास्ट में जो जो सफलता मिली है आपको मैनिफेस्टेशन में, उन सबको देखें। जैसे मैंने क्या कर रखा है, मेरे पास जितने बड़े रिजल्ट अचीव हुए मैनिफेस्टेशन से, उनकी एक लिस्ट बना रखी है। अब वो 100 से ज़्यादा हो गए हैं। बड़े बड़े, जैसे कार मेरे को चाहिए होती थी और कार आ गई, घर चाहिए होता था, घर आ गया, और बड़ी बड़ी जो भी मेरी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी चीज़ें, तो ऐसी 100 चीज़ें हो गई। वो सारी 100 चीज़ों की मैंने लिस्ट बना रखी है। जब भी मेरा डाउट आता है ना यार आगे होगा कि नहीं होगा, तो मैं उस 100 चीज़ों की लिस्ट को पढ़ता हूँ, और उसको पढ़ते ही, पहले 5 आइटम पढ़ते ही मेरे को लग जाता है, अरे यार इतनी मुश्किल चीज़ें हो गई, तो ये तो हो ही जाएगा शायद। तो खुद की पास्ट लाइफ से भी आपको काफ़ी प्रेरणा मिलती है। लेकिन हो सकता है अगर आपका पास्ट मजबूत नहीं हो, तो फिर आप किसी न किसी कोच के संपर्क में रहें, किसी न किसी ट्रेनर के संपर्क में रहें, जहाँ पे आप कंटिन्यूअसली ये बातें कर पाएँ, या एक छोटा ग्रुप बना लें 5 लोगों का, 10 लोगों का, अगर ट्रेनर नहीं बना सकते तो, जो इस चीज़ के ऊपर बहुत इंटरेस्टेड है और अपनी अपनी कहानियाँ शेयर कर रहे हैं। तो जब आप वो सारी चीज़ें पढ़ोगे कि यार इसकी ज़िंदगी में भी हो गया, इसकी में भी हो गया, तो आपको भी एक बिलीफ आएगा। इसके अलावा फिर आप एक एनवायरनमेंट ही ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जो डाउट के बावजूद भी आपको डाउट में जाने ही ना दे। जैसे मेरा एनवायरनमेंट है, मुझे अपने जीवन में अगर कभी भी डाउट भी आएगा, लेकिन डाउट आने के 2 घंटे बाद मुझे आपके साथ पॉडकास्ट करना है, 3 घंटे बाद मुझे कोई सेशन लेना है, 6 घंटे बाद मुझे किसी किताब के ऊपर रिव्यू देना है, या कोई रील बनानी है, या कोई वीडियो बनाना है, तो मैं फिर से कुछ पॉजिटिव पढ़ूंगा, तो विद इन 1 आवर और 2 आवर्स आई विल अगेन गेट बैक टू द जोन ऑफ पॉजिटिविटी। तो ये एनवायरनमेंट आपका हो। ऐसी कोई जॉब ले सकते हैं आप, ऐसा कोई काम ले सकते हैं। ये नहीं ले सकते तो आप अपनी स्पेस को वैसे डेकोरेट कर सकते हैं जहाँ अनकॉन्शियसली सारे वो मैसेजेस लिखे हुए हों जो आपको चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपने पानी के ग्लास पे लिख दिया, आई एम ऑलरेडी अर्निंग 100 करोड़ रुपीज़, थैंक यू। आपने वॉल पे लिख दिया, आई एम ऑलरेडी 81 kgs एंड आई कैन रन ए मैराथन, फुल मैराथन विद ए लॉट ऑफ एनर्जी। जैसे अगर मेरे मोबाइल के वॉलपेपर में मैं देखूं तो सदगुरु की, रतन टाटा साहब की, अमिताभ बच्चन जी की, एंथनी रॉबिन्स जो कि दुनिया में बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ऐसे 7-8 लोगों की, अक्षय कुमार की, इनकी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। और हर फोटो के नीचे मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है कि भाई अक्षय कुमार से मैंने डिसिप्लिन लिया हुआ है, मैंने सदगुरु से कामनेस ली हुई है, श्री श्री रविशंकर जी से पीस लिया हुआ है, रतन टाटा साहब से एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटी ली हुई है, एंथनी रॉबिन्स की एनर्जी ली हुई है। तो ऐसे करके मैंने हर फोटो के नीचे मुझे क्या चाहिए वो लिया हुआ है, और बीचों बीच में मैंने मेरी फ़ोटो लगा रखी है। वो मेरे मोबाइल का वॉलपेपर है। तो अब मैं अननोइंगली उस मोबाइल के वॉलपेपर को दिन में पता नहीं कितनी बार देखता हूँ, 20, 25, 50 बार। मैं उस पर ध्यान दूँ या ना दूँ, एवरी टाइम आई टच माई मोबाइल वो मेरे अंदर जाती है, और मैं श्योर हूँ कि उनमें से कई क्वालिटीज़ मेरे अंदर आ चुकी है, और धीरे धीरे बाकी की क्वालिटीज़ और आने लग जाएगी। तो दिस इज़ व्हाट
इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आप इनिशियल स्टेज पे मैनिफेस्ट कर रहे थे तो कोई एक ऐसी मिस्टेक जो आपसे हुई और आपको लगा कि हाँ ये प्रोसेस मैंने गलत कर लिया? मैनिफेस्टेशन में क्या होता है कि देखिए 6-7 चीज़ों का ध्यान हमेशा रखना है हमें। आपकी ज़ुबान पे सरस्वती होती है, कब आप कौन सी चीज़ बोल देते हो, शब्द मंत्र बन जाते हैं और वो जी। शब्द कौन सी चीज़ को आकर्षित कर लें, हम्म, वो आपकी ज़िंदगी में कभी भी हो सकता है। तो ऐसी कोई मेजर मिस्टेक्स तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, मैं हमेशा कई बार ऐसा कहता था, मेरे फादर भी कहते थे या मैं भी कह देता था, अरे कोई चीटिंग ना हो जाए कभी बिज़नेस में। बिज़नेस में चीटिंग हो जाती है, पार्टनरशिप अच्छी नहीं होती, पार्टनरशिप अच्छी नहीं होती। यस। अब ये है ना, हमने इतनी बार बोला हुआ है पार्टनरशिप अच्छी नहीं होती, पार्टनरशिप में सेफ रहना चाहिए, पार्टनरशिप में चीटिंग हो जाती है। तो मैं आपको बोलूँगा कि मेरे साथ अब उन लोगों की नज़र से देखो तो मैं गलत होऊंगा, मेरी नज़र से देखोगे तो वो गलत होंगे। तो जी। यहाँ पे इसमें नहीं जाएंगे कि कौन गलत कौन सही, लेकिन मेरे जीवन की जितनी भी मैंने पार्टनरशिप्स की थी वो सारी की सारी फेल हुई। मुझे रियल सक्सेस तभी मिली जब मैं खुद अकेले स्टैंड करके अपने लेवल पे काम करने लगा। सो जब पार्टनरशिप फेल हो जाती है, ये हमारा अंदर से एक बिलीफ हो जाता है और फिर हम उसको बोल भी देते हैं और उस बोलने के बाद हम किसी पार्टनरशिप में भी जा रहे हैं। यस। तो कैन यू इमेजिन कि उसके कारण मेरे कुछ अच्छे दोस्तों के साथ पार्टनरशिप हुई थी और बाद में ये होता है कि कोई दुश्मन हो जाता है तो ठीक है, लेकिन जब कोई दोस्त दुश्मन बन जाता है तो वो आपका बहुत नुकसान कर जाता है। तो मेरा बिल्कुल। बहुत नुकसान हुआ उन प्रोसेसेस में। तो आई वांट टू से कि ये बिगेस्ट मिस्टेक होती है कई बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। मैं आपसे ना चलते चलते ये जानना चाहूँगी कि 2026 आने वाला है, कैसे सब लोग अपनी लाइफ में अबंडेंस और अपनी सक्सेस को मैनिफेस्ट करें? वो एक सीक्रेट की दे बताइए आप कि कैसे कर सकते हैं? मैं आपको बहुत ही बेसिक फॉर्मूला बता देता हूँ। जी। ये फॉर्मूला 1000% काम करेगा। जिसने भी मेरे साथ इस फॉर्मूले को अपनाया है और मेरी ज़िंदगी में तो इस रामबाण किया है ये। तो फार्मूले का 4 या 5 हिस्से हैं और चारों पाँचों ये मैनिफेस्टेशन की टेक्निक ही मान लीजिए, लेकिन उसमें सबसे पहली काम ज़रूरी है वो है सुबह उठें जल्दी 5 बजे के आसपास। आई नो ये सबके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो सकता है और हर आदमी कहेगा सर ये ही ज़रूरी थोड़ी है। जी। मैं कहता हूँ आप मेरे को, मैं कोई आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना चाहता कि ये ज़रूरी है या नहीं। आप 1 महीना उठ के देखें, 25 दिन उठ के देखें, भाई ज़िंदगी भर आप लेट उठ के देख लिए, अब 1 महीना फोर्सफुली कैसे भी करके उठ के देख लें और ना उठ के देख सके तो मेरे साथ जुड़ जाइएगा, मैं उठा दूंगा आपको। मेरा एक प्रोग्राम चलता है उसमें हम लोग उठा देते हैं। पहली चीज़, जल्दी उठें 5 बजे के पहले, नंबर 1। नंबर 2, 5 बजे के पहले या 5 बजे के आसपास उठ के उस समय करें आप एक रिचुअलिस्टिक फॉर्मेट में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा प्रोसेस। जैसे कि मैं अपनी टीम को या हमारे कमांडो ग्रुप को जब उठाता हूँ तो या उठते हैं हम लोग तो 4:55 हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। 4:55 पे ही गोल पढ़ना ये सब हो जाता है। 5 बजे से साइलेंस 2-3 मिनट का, ताकि आराम से आप सेटल हो जाओ। उसके बाद हम लोग आराम से देवी देवताओं को, पूरी शक्तियों को इन्वोक करते हैं। हम लोग कहते हैं कि भैया मेरे साथ पधारो, मेरे साथ रहो, मेरे साथ मुझे सद्बुद्धि दो, मुझे इस दुनिया में अच्छाई का एक चैनल बना दो। फिर हम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं काफ़ी देर के लिए। फिर हम अफर्मेशंस बोलते हैं कुछ बहुत ही प्यारे प्यारे। फिर हम कुछ चैंटिंग करते हैं। उसके बाद हम कुछ अच्छी इंटेंशन छोड़ते हैं। फिर कोई अच्छी बुक पढ़ते हैं। फिर कुछ अच्छे क्वेश्चन आंसर लेते हैं। फिर विजुअलाइजेशन करते हैं। उसके बाद हम लोग और कुछ नॉलेज शेयरिंग सेशन होता है, या फिर लास्ट में सबको मंगल कामना करते हुए हम लोग दिन का शुरुआत करते हैं। जब 1.5 घंटे 90 मिनट्स, पहले दिन के 90 मिनट्स अगले 90 डेज तक सिर्फ इस एक चीज़ को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस को, इस मसल को बनाने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए दे दिया, तो आप देखिए कि ज़िंदगी में आप जो चाहोगे आपको मिलने लग जाएगा। क्यों? उसके पीछे रीज़न है। उसके पीछे पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग है। हमारा ब्रेन कंडीशनड हो जाता है। जैसे ही हमारा ब्रेन जानता है कि हाँ अब ये विजुअलाइज करने वाला है, तो उसके पहले ही विजुअलाइजेशन का प्रोसेस ब्रेन में शुरू हो चुका होता है। अब ये चैंटिंग करने वाला है, तो चैंटिंग के लिए ब्रेन पूरी तरह से पहले से ही तैयार हो जाता है। सो बिकॉज ऑफ दैट बहुत उसका फ़ायदा मिलता है। दूसरी चीज़, सुबह सुबह ना आपका माइंड बिल्कुल काम होता है। कोई कहता है मैं शाम को 6 बजे बैठ के विजुअलाइज करूंगा या 8 बजे बैठ के विजुअलाइज करूंगा। उस समय दिन भर में हो सकता है आपका दिन डिस्टर्ब्ड रहा हो, ट्रैफिक में रहे हों, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हों, ओवर एक्साइटेड हों, ओवर कॉन्फिडेंट हो, कई सारी चीज़ें हो सकती है। सुबह सुबह आप काम ही हैं। सुबह सुबह देयर इज़ पीस ओनली, एंड आपका ब्रेन उस पीस को समझता है।
So early morning, do all the rituals of manifestation in 2026. Number 1, number 2, 2026 में आप यूनिवर्स के साथ बहुत ही ज़बरदस्त गेम्स खेलें। मैं तो कहता हूँ एक छोटा सा गेम भी आप अपने साथ खेल सकते हैं। आई एम ऑसम बिकॉज, बताइए बिकॉज, तो मैं बोलता रहूँगा आई एम ऑसम बिकॉज आई एम अ वेरी गुड ऑरेटर। तो अपने आप को याद दिलाइए हु यू आर, आप कितने ज़बरदस्त हैं। 2026 में मैं कहूँगा अवेयरनेस को डेवलप करें। अवेयरनेस यानी कि आज मैं इस ज़बरदस्त जगह पे बैठा हूँ, कोई तो रीज़न है जिसके कारण पूनम जी से मुझे ये यूनिवर्स मिलवा रहा है। क्या रीज़न है? हम ये पॉडकास्ट करेंगे, यहाँ से चले जाएंगे, बट इस मोमेंट में ये कॉन्वर्सेशन मेरे जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है, क्योंकि मैंने 43 ईयर्स, सम मंथ्स एंड सम डेज एंड सम आवर्स एंड सम मिनट्स वेट किया इस कॉन्वर्सेशन के अपनी ज़िंदगी में होने के लिए। आपके लिए भी ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन होना चाहिए, बिकॉज आपने भी पूरी जीवन में, इस समय आप कहीं और सोच भी रहे हैं तो भी यू आर प्रेजेंट हियर फिजिकली। ये आपकी सबसे बड़ी रियलिटी है। एंड दिस इज वाई आई थिंक कोई तो कंस्पिरेसी होगी, चाहे हमारे बेनिफिट के लिए, चाहे किसी और के बेनिफिट। और कोई अगर इस पॉडकास्ट को देख रहा है तो ये उसकी ज़िंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट है। तो ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट आई एम हियर राइट नाउ, एंड कोई तो पर्पज़ है इस मोमेंट में। एंड पता है, जब आदमी ऐसे अवेयर होता है ना, तो वो जब एप्पल गिरता है तो अचानक से बुम ट्विंग लाइट जलती है और न्यूटन के पास एक नया लॉ आ जाता है जो उसे वर्ल्ड फेमस बना देता है। ऐसे ही देखिए, छोटे छोटे आइडियाज़ आ जाते हैं लोगों के माइंड में कभी बैठे बैठे ही, वो तभी आते हैं व्हेन यू आर फुल्ली अवेयर। सो जब आप अवेयर हैं, अवेयर होते होते आपकी ज़िंदगी में, तो 2026 में तो कहता हूँ, देखिए अचीवमेंट से ज़्यादा अवेयरनेस पे ध्यान दें। अवेयरनेस आई तो अचीवमेंट अपने आप आने लग जाएंगे। इनफैक्ट आप शांति से बैठे हैं और इस मोमेंट को इंजॉय कर रहे हैं, ये भी आपके लिए अचीवमेंट हो जाएगा। वंडरफुल। आज का सेशन सर आपके साथ में बहुत अच्छा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, यहाँ बैठे बैठे मैंने काफ़ी कुछ लर्न किया है। और अभी जो फर्स्ट थॉट मुझे आ रहा है ना, सिर्फ ये आ रहा है कि यूनिवर्स ने ना आपको इस धरती पे भेज दिया है। और मुझे कहीं ना कहीं समय का वो चक्र, महाभारत का वो ना, कि मैं समय हूँ, वो याद आ रहा है। और आपका काउंटडाउन स्टार्ट है। तो यू नो वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल कि हम यहाँ पे इस धरती पे कुछ तो करके जाएं ना, इसीलिए हमें भेजा गया है। तो मुझे वो सारी फीलिंग आज आ रही है और बहुत कुछ आज आपसे सीखने को मिला। थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू पूनम जी, भगवान करे हम तो जल्दी से पार्टी करें आपके साथ, केक काटें। 10 मिलियन पे ये व्यूज़ जा चुके हैं, एंड let's celebrate the success. आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, and I'm really really thankful for inviting me here. Thank you so much. Thank you.